पुतिन फिर से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि वह सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मॉस्को में भी। हाल ही में यूक्रेन ने वरिष्ठ एफएसबी अधिकारी अलेक्सी तीतोव को मार गिराया। यह ऑपरेशन मॉस्को के अंदर एफएसबी मुख्यालय के पास एक कैफे में हुआ था। देखिए, एफएसबी अधिकारी इस कैफे में अनौपचारिक बैठकों के लिए इकट्ठा होना पसंद करते हैं और यूक्रेन ने इस आदत का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी तीतोव कैफे में आए तभी एक विस्फोट हुआ और ऐसा लगता है कि अब उनके दोनों हाथ खो चुके हैं और इसके ऊपर से वे एक कृत्रिम कोमा में हैं। अब यह एफएसबी के लिए बेहद शर्मनाक है। एक वरिष्ठ अधिकारी को निशाना बनाया गया और रूसी राजधानी मॉस्को के अंदर मुख्यालय के ठीक पास कोमा में डाल दिया गया। मुझे तुम्हारे लिए हेडलाइन लिखने की जरूरत नहीं ताकि तुम समझ सको यह कितना बुरा है। तो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस वास्तव में नहीं चाहती थी कि यह खबर बाहर आए। उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि रूसी टेलीग्राम चैनलों को इस बारे में पता चल गया और अब वे घबरा गए हैं। यह वही टेलीग्राम चैनल है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। चिल्ड्रन वर्ल्ड टॉय स्टोर में कॉटन पर। यह बिल्कुल भी कॉटन नहीं है। यह यूक्रेनी लोगों की सफल तोड़फोड़ थी। उन्होंने वही उड़ाया जो चाहते थे। एफएसबी जनरल गंभीर हालत में हैं और उन्हें कृत्रिम कोमा में रखा गया है। इस रिपोर्ट का अंत कुछ ऐसा कहकर करें जिससे पुतिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे, अगर वे इस खास अधिकारी तक पहुंच सकते हैं तो वे किसी तक भी पहुंच सकते हैं। और यही वो बात है जो पुतिन बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। यहां तक कि रूसी टेलीग्राम चैनल, जो बेहद बेहद रूस समर्थक हैं, वे भी सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर किसी तक भी पहुंच सकता है। और यह वही बात है जो पुतिन बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। पैरानॉयड पुतिन। वैसे इसका समय भी क्रेमलिन के लिए बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि ठीक पिछले हफ्ते ही क्रेमलिन ने रूसी सैन्य विभाग में एक और सफाई अभियान शुरू किया, जहां एफएसबी अब मेजर जनरल्स को गिरफ्तार कर रही है ताकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल न सकें। यह वही बात है जिस पर हमने अपने साप्ताहिक पॉडकास्ट ग्लोबल रिकैप्स के हालिया एपिसोड में जेसन जे स्मार्ट के साथ चर्चा की थी। तो चलिए वह क्लिप सुनते हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें हो रही हैं। युद्ध में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई जनरल्स और एडमिरल्स की हत्याएं की हैं जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल थे, और ये सभी निश्चित रूप से वैध सैन्य लक्ष्य हैं। अब यहाँ जो दिलचस्प है वह यह है कि ऐसा लगता है कि रूस की एफएसबी जो इंटेलिजेंस सर्विस है इस प्रयास में और भी ज़्यादा मदद कर रही है, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह है रूसी सेना में जनरलों को गिरफ्तार करना। यहाँ जो वाकई दिलचस्प है वह यह है, ठीक आज ही जनरल कुस्नेत्सोव को गिरफ्तार किया गया। वे एक महत्वपूर्ण कार्यालय के प्रभारी थे, शायद इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। तो जब उन्होंने उनके घर और दफ्तरों पर छापा मारा तो उन्हें वहां $10,000 नकद मिले। उनके पास कई मिलियन डॉलर की संपत्ति और अन्य संपत्तियां थीं। वे बात नहीं है कि यह सब रिश्वत से आया है, क्योंकि वे दफ्तर के प्रभारी थे। वही तय करते थे कि किसका प्रमोशन होगा और किसका नहीं। वही तय करते थे कि किसे आवाज़ मिलेगा और किसे नहीं। लेकिन इसी वजह से उन्होंने निस्संदेह रूसी सेना में लगभग हर किसी से रिश्वत ली थी, क्योंकि रूसी सेना में तरक्की का यही एकमात्र तरीका था। आप पहले वरिष्ठों का भ्रष्टाचार छुपाते हैं, फिर खुद वरिष्ठ बनकर अपना भ्रष्टाचार छुपवाते हैं। तो यही पूरा प्रक्रिया है और इसी ने रूसी सेना को खोखला कर दिया है। यही वजह है कि आज रूस को इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की आबादी 14 करोड़ थी, जबकि स्वतंत्र यूक्रेन में करीब 2.3 करोड़ लोग हैं। लेकिन रूस आगे नहीं बढ़ रहा है, यह बस एक आपदा है। और इसका कारण यह है कि उनकी सेना में भ्रष्टाचार ने उनकी आधुनिक सेना होने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस जनरल की गिरफ्तारी का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि अब से आगे एक युद्ध है जो खुलकर सामने आ गया है, और सच में खुलकर, एफएसबी और सेना के बीच। एफएसबी अब अर्थव्यवस्था में गिरावट से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रहा है। लोगों को, जैसे ओलिगार्क्स, धमकाकर और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर, और आगे चलकर शायद और भी गिरफ्तारियां होंगी और ऐसे और हमले होंगे। लेकिन सेना के लिए यह अस्थिरता पैदा करता है। इसका मतलब है कि उनकी सारी जिंदगियां खतरे में हैं। यह पुतिन शासन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब कई वरिष्ठ सैन्य नेता सोचने लगते हैं कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, आखिर में आपके पास प्रिगोजिन जैसी स्थिति बनती है। वैसे भी उनकी बरसी अगस्त में थी, जब 2 साल पहले उनकी हत्या हुई थी। और मॉस्को में देखिए कितने लोग आए प्रिगोजिन की मौत की याद में, फूल और मोमबत्तियां लेकर आए। क्या आम जनता पुतिन शासन हटाने का समर्थन करेगी? इसके संकेत मिल रहे हैं कि शायद वे करेंगे। और इसमें जो दूसरी बात समझ में नहीं आती वो ये है कि एफएसबी जनरलों के पीछे क्यों पड़ी है।
अगर उन्हें डर है कि वे बोलेंगे, तो क्या उन्हें रोकने के बजाय जारी रखने देना बेहतर नहीं होगा? वे जनरलों के पीछे इसलिए पड़ना चाहते हैं ताकि उनका पैसा मिल सके। वे इसे कानून लागू करने या युद्ध में मदद के लिए नहीं कर रहे। वे उनकी संपत्ति जब्त करने और उनकी नकदी लेने में रुचि रखते हैं। और ये आदमी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वह बोलता है तो उसके पास बहुत सारी जानकारी है। ये जनरल प्रमोशनों का जिम्मेदार था, तो उसकी सेवा के दौरान जिसे भी प्रमोशन मिला वे उन सब पर नजर रखेंगे। और इससे एफएसबी को सेना पर दबाव बनाने का बड़ा मौका मिल जाएगा ताकि वे इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकें और अपनी ताकत और नियंत्रण को मजबूत कर सकें। पूरा एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक या ऊपर दिए कार्ड पर क्लिक करें। यह आज ही रिलीज हुआ है और हमारा हर हफ्ते एपिसोड रिलीज करने का प्लान है। अब चलिए रूस से जुड़ी और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह पुतिन के लिए वाकई अच्छी खबर नहीं है। यूक्रेन रूस के तेल उद्योग को निशाना बनाकर रूस की अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ रूस के स्मारक क्षेत्र की सेरजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की एक और क्लिप है। यह रिफाइनरी रूस द्वारा देश के रूप में प्रोसेस की जाने वाली कुल तेल का लगभग 3% प्रोसेस करती है। और यही वजह है कि यूक्रेन इन रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है, क्योंकि इसका असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और यह पुतिन की जेब पर चोट करता है। आइए क्लिप देखते हैं। देखो, मैं नहीं देख रहा हूं, बस इतना ही। अंत में सब कुछ यह रिफाइनरी काफी समय तक बंद रहने वाली है। आप लोग बाद की फुटेज देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका मतलब है कि यह वह तेल नहीं बना सकेगी जिसकी पुतिन को घरेलू जरूरत के लिए सख्त जरूरत है, और इसके ऊपर से उसे तेल दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए भी चाहिए ताकि वह इस युद्ध को जारी रख सके। यह घटना के बाद का क्लिप है। यह नर्क जैसा है। रूसी तेल उद्योग की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब रूसी मीडिया इसे रूसी रिफाइनरियों के लिए ब्लैक अगस्त कह रही है। इस उपनाम का कारण स्पष्ट है। रूसी रिफाइनरियों के बंद होने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रॉयटर्स के अनुसार ऐसा लगता है कि 64 मिलियन टन रिफाइनिंग क्षमता बंद पड़ी है। यह लगभग देश की कुल क्षमता का 23% है, यानी लगभग एक चौथाई। अब हम सब जानते हैं कि यह यूक्रेनी ड्रोन की वजह से है। वीडियो सबूतों से पता चलता है कि यूक्रेन ने 10 प्लांट्स पर हमला कर 5 रिफाइनरियों को निष्क्रिय किया है। लेकिन जब आप रूसी अधिकारियों से पूछते हैं कि यह क्षमता ऑफलाइन क्यों है, तो वे कहते हैं कि यह अनियोजित रखरखाव की वजह से है। मुझे लगता है तकनीकी रूप से वे गलत नहीं हैं। यूक्रेन ने उन्हें यह शेड्यूल नहीं दिया था कि वह किस प्लांट पर कब हमला करेगा, तो अब ये प्लांट्स अनियोजित रखरखाव में हैं। असल में पिछली रात रूस के रोस्तोदोन डॉन क्षेत्र में और भी ड्रोन पहुंचे और एक और रिफाइनरी को भी अनियोजित रखरखाव से गुजरना पड़ा। खुद ही क्लिप देखिए। जो मेरा है। रूसी अधिकारियों ने इस ईंधन संकट से निपटने के लिए तेल कंपनियों की एक आपात बैठक बुलाई है। अधिकारियों के अनुसार इस बैठक का कारण रूस में तेल की कमी को कैसे हल किया जाए, इसका समाधान निकालना है। ऐसा लगता है कि पुतिन आखिरकार सोवियत संघ को फिर से बनाने के अपने सपने में सफल हो गए हैं। अब रूस भी 80 के दशक के सोवियत संघ जैसी कमी झेल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और नागरिकों के पास अपने नेताओं के अलावा किसी और को दोष देने के लिए कोई नहीं है। मुझे लगता है कि जहां श्रेय देना चाहिए वहां देना ही पड़ेगा। पुतिन ने कहा था कि वह सोवियत संघ को फिर से बनाएंगे, और वह हमारे सामने ही ऐसा कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि अब क्रेमलिन मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है। चलिए सुनते हैं। रूस का गर्मियों का ईंधन संकट अब मुख्य खबर बन गया है। मॉस्कोव्स्की कोमसोमोल्स्काया प्रावदा पागल ईंधन टैंकों के साथ लीड कर रही है। क्षेत्रों में पेट्रोल की आपूर्ति की स्थिति लगभग गंभीर है। ऐसा लगता है कि रूस एक पूर्ण पैमाने के ईंधन संकट के कगार पर है। कई पेट्रोल पंपों पर AI-95 पेट्रोल पूरी तरह से गायब हो गया है।
क्रीमिया, खाबरोव्स्क क्षेत्र और प्रिमोरिया रूसी सुदूर पूर्व में ड्राइवर पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, फिर भी कई बार निराश लौटते हैं। कीमतें एक्सचेंज या खुदरा बारिश के बाद घास की तरह तेजी से बढ़ रही हैं। अधिकारी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक पेट्रोल की स्थिति पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। देश में ईंधन बाजार में तनाव बढ़ रहा है। मुख्य समस्या आम ग्राहकों के लिए ईंधन की कमी है, जो अब और क्षेत्रों में फैल रही है और गंभीर होती जा रही है। उदाहरण के लिए सखालिन के कुरील जिले के स्थानीय प्रशासन को अगस्त से प्रति व्यक्ति 10 लीटर से अधिक ईंधन बिक्री पर सीमा लगानी पड़ी है। रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की यह 20वीं घटना है, जो इस सब में एक बड़ा कारण है। इस लेख में इसका सिर्फ जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, रूसी अधिकारियों और क्रेमलिन टीवी के अनुसार ड्रोन हमलों का इन कमी से कोई लेना देना नहीं है। रिफाइनरियां बस एक अनियोजित रखरखाव से गुजर रही हैं। ऐसा हमेशा होता रहता है दोस्तों, शांत हो जाओ। वैसे भी रिफाइनरियों पर ये हमले अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की जिंदगी पर द्वितीयक प्रभाव डाल रहे हैं। यह वही है जिस पर हम जल्दी बात करेंगे। लेकिन रूस से आने वाली सबसे चौंकाने वाली रिपोर्टों में से एक यह थी कि रोस्तोव जैसे क्षेत्रों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी को इन रिफाइनरियों में लगी आग बुझाने के लिए मोड़ा जा रहा है। यह तो वाकई हास्यास्पद है। रोस्तोव क्षेत्र में 30,000 लोगों की आबादी वाले एक शहर की पानी की आपूर्ति एक तेल रिफाइनरी में लगी आग बुझाने के लिए काट दी गई। यह 3 दिनों से चल रहा है। शहर के निवासियों की पानी की आपूर्ति इसलिए काट दी गई ताकि आग बुझाने के लिए पानी की टंकियां भरी जा सकें। यह घोषणा हाउसिंग एंड पब्लिक यूटिलिटीज कॉरपोरेशन से आई थी। अगर आप एआई की नौकरी, उद्योग, शिक्षा या अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर चिंतित हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी कहते हैं कि वे नियोक्ताओं द्वारा एआई के इस्तेमाल को लेकर बहुत या कुछ हद तक चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी नौकरी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस भावना से सहमत हैं। अध्ययनों के मुताबिक 2030 के दशक तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। इसीलिए अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है समझाता है और लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी। यह कोडर बनने या अगला चैट जीपीटी बनाने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रहा है, असली लाभ कहाँ है और आम लोग अभी इसका इस्तेमाल करके कैसे एक सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या बस यह जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या विकल्प हैं, तो YouTube पर उस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कॉल ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करें।